चलिए अब एक बड़ी खबर आपको बताएं। आरपीएससी को आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से सौगात मिलने वाली है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज जुड़ रहे हैं। वहां पर नई बिल्डिंग की सौगात आरपीएससी को आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से आज ये सौगात दी जानी है। इसको लेकर जानकारी हम आपको दे रहे हैं। सीधी तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जहां देखेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े हुए हैं मुख्यमंत्री। हाईटेक बिल्डिंग का आज शिलान्यास होना है। वीसी के जरिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पर जुड़े हुए हैं। विभाग अपने सही समय पे रिक्वेस्ट भेज दे, लिहाजा आप उसका कैलेंडर समय पे जारी कर पाएंगे। अंत में मुझे एक बात और कहनी है, जो कि पेपर और मूल्यांकन की बात आपने बताई, काफी इनोवेशंस हुए हैं और उन इनोवेशन से मैं सोचता हूं कि आपकी कार्यक्षमता एवं उसमें जनता में छवि में निश्चित रूप से सुधार हुआ होगा। लेकिन ये जो पेपर सेटिंग और ये जो मूल्यांकन का प्रश्न बड़ा सापेक्षिक है और ये तुलनात्मक भी है, इसलिए ये लाजिमी नहीं है कि हमारे पक्ष को उसे मान ही लें या उसको संतुष्ट करें, लेकिन एक मॉडरेशन और बैलेंसिंग होना बहुत जरूरी। जैसा कि स्वयं उदाहरण दे रहे थे कि किसी एक विषय में ऐसा हो गया, उसी विषय का मूल्यांकन आधार किसी दूसरे विषय में ऐसा हो नहीं सकता। यूपीएससी भी ऐसा परिवर्तन करती रहती है, मॉडरेट करती है, बैलेंसिंग करती है, ताकि प्रश्न ये रहे कि जो कैंडिडेट है, अभ्यर्थी है, उस अभ्यर्थी की जो मौलिक होशियारी है, मौलिक जो बुद्धि लब्धि है, उस मौलिक बुद्धि लब्धि को आप कैसे मूल्यांकित करें और उसके साथ किसी प्रकार का अन्याय नहीं हो। मात्र केवल मैथमेटिक्स के पहाड़े याद करने से कोई व्यक्ति इतिहास के किसी उससे पीछे रह जाए, इसमें भी हमें सोचने की जरूरत है। इसलिए जब कभी भी आप पेपर सेटिंग करें या जो मूल्यांकन का आपका पैमाना हो, उसमें किस तरह से इसमें सापेक्षता लाए, ये एक ऐसा ये बड़ा संवेदनशील मुद्दा है और ये करना भी बड़ा टेढ़ा है। विभिन्न आरपीओसी ने, विभिन्न स्टेट पीसीएस ने किया भी होगा, यूपीएससी भी करती है। हम सुनते थे पहले कि भाई पहले आईएएस में जो लोग आते थे वो, या सिविल सर्विस में, नॉट ओनली आईएएस बट सारी केंद्रीय सेवाओं में, उन लोगों के ऑप्शनल्स का आधार मूल्यांकन और मूल्यांकन से उसके बाद आने वाली जो उनकी पोजीशन है वो कुछ अलग हुआ करती थी। और बाद में जब यूपीएससी ने कुछ अन्य विषयों को उसमें शुमार किया, शामिल कर दिया, तो पूरा मसौदा ही बदल गया, पूरा फ्लेवर बदल गया, पूरा रंग बदल गया कि अब जो सूची आ रही है वो बिल्कुल ही एक निहायत ही तकनीकी सूची की तरह होने लग गई। तो मैं सोचता हूँ ये एक बड़ा चिंतन, सोच और विवेकपूर्ण निर्णय होना चाहिए कि किस तरह से हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि आरपीएससी में जो व्यक्ति अभ्यर्थी बन के आया है उसको समानुरूप मूल्यांकन का पैमाना मिले। अब वो पैमाना अलग अलग विषय, अलग अलग बुद्धिमत्ता का हो सकता है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि आप इस दिशा में भी अच्छा कार्य कर रहे होंगे, उसे करने की जरूरत है। तो 360 की जो बैलेंसिंग की बात की जा रही वो हमको इसमें और ज्यादा इजाद करनी चाहिए। और एक बात और है, जो ये मूल्यांकन की बात है, ये भी मैं हमारे मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करना चाहूंगा कि सर, मूल्यांकन ये करवाते हैं प्रोफेसर से या जो आपके आरपीएससी में वहां बुला के करवाते होंगे, लेकिन अब ये जो फैक्ट है, जो उत्तर है, उस उत्तर को नापने का जो उस व्यक्ति विशेष का आधार है वो भी अलग हो सकता है। किसी एक व्यक्ति ने कहा कि भाई अकबर के बारे में आप लिखिए, तो किसी अभ्यर्थी ने बड़ा अच्छा लिखा, वैसा ही किसी दूसरे अभ्यर्थी ने भी लिखा, लेकिन उसके जांचने वाला और था, इसके जांचने वाला और था। इसने उन तथ्यों का एप्रिसिएशन दूसरी तरह से किया, उसने उस तथ्यों का एप्रिसिएशन दूसरी से किया, इसने उसको 10 में से 6 नंबर दे दिए, उसने उसको 10 में से 4 ही दिए। तो ये बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य है कि इस बैलेंसिंग को कैसे करें। हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि प्रत्येक अभ्यर्थी की जो मौलिक योग्यता है उसका मूल्यांकन सही हो और उस मूल्यांकन सही होकर हमारे राज्य की सूची में वो आए। अवसर की समानता कहने का किस तरह से उपाय हम कर सकते हैं, मैं सोचता हूँ ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। बहरहाल जो सारी विशेषताएं और जो आपके उपलब्धियां आपने बताई उसके लिए आप सभी को, और जिस तरह से आरपीएससी स्टाफ की तारीफ की गई, कितनी मेहनत कस कार्य करते हैं, ये दिन रात बैठे रहते हैं। और हम तो सोचते हैं कि आरपीएससी में पहले इंटरव्यू के लिए जाते थे तो बड़ा डर लगता था। मैं स्वयं आरपीएससी में लेक्चरर का इंटरव्यू दिया, फिर आरएस तो मैंने कभी दिया नहीं, लेकिन मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब उस भवन में प्रवेश करते हैं तो अभ्यर्थी बड़ा थोड़ा दबा हुआ सा और थोड़ा डरा सा रहता है। किस तरह से यह भी प्रयास किया जाए कि उसकी मौलिकता बाहर आए। कई बार हम उत्तर जानते हैं लेकिन वो इंटरव्यू बोर्ड का माहौल और वो ऑरा और वो भय और वो सारी चीजें ऐसी होती है कि जानते हुए भी हम दे नहीं पाते। इसका मतलब यह नहीं कि हमें पता नहीं था, हमें तो पता है, लेकिन व्यवहार की अनुकूलता, माहौल की सुग्राह्यता नहीं थी और उसके चक्कर में हमारी जो मौलिक ज्ञान की बात थी वो दब गई। मैं सोचता हूँ ये भी एक चुनौती है कि किस तरह से हम उस व्यक्ति के ओरिजिनल तत्व को बाहर लाएं ताकि आपको मूल्यांकन में और ज्यादा सुविधा मिले। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद। धन्यवाद मुख्य सचिव महोदय। अभी इस शुभ अवसर पर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि वो अपना उद्बोधन दें। आरपीएसी चेयरमैन भूपेंद्र सिंह जी और तमाम सदस्यगण डॉक्टर शिव सिंह राठौर, श्रीमती राजकुमारी गुर्जर, श्री रामूराम जी रायका, डॉक्टर संगीता आर्य जी, जसवंत सिंह जी राठी, बाबूलाल कटारा, डॉक्टर मंजू शर्मा, चीफ सेक्रेटरी नील आर्य जी, फाइनेंस सेक्रेटरी अखिल अरोड़ा जी, कुलदीप राठौर जी, हेमंत कुमार गहरा जी, तमाम उपस्थित अन्य हमारे अधिकारीगण, आरपीएससी परिवार के सदस्यगण, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि जैसा अभी डॉक्टर भूपेंद्र सिंह जी ने कहा कि तीसरा भवन है जो मेरे द्वारा उद्घाटन या शिलान्यास किया जा रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि ये मेरा सौभाग्य है कि आरपीएससी के एक के बाद एक भवन बने भी हैं और मुझे अवसर मिला है कि मैं उसकी भूमिका अदा करूं शिलान्यास की, उद्घाटन की। आरपीएससी के महत्व की समझाने की आवश्यकता नहीं। चेयरमैन साहब ने और डॉक्टर शिव सिंह जी ने प्रेजेंटेशन अच्छा दिया है। सीएत ने भी अपनी जो भावना थी व्यक्त की। मैं समझता हूँ कि समय के साथ साथ में आपने नवाचार भी किए हैं, जिसका अभी उसमें प्रेजेंटेशन में रिजल्ट्स आई, तो मैं वहाँ पर रिपीट नहीं करना चाहूँगा, पर ये कह सकता हूँ कि ये करना आवश्यक भी है, क्योंकि आज जमाना बदल गया है। 21वीं सेंचुरी आ गई है। जो राजीव गांधी कहा करते थे कि आईटी और कंप्यूटर का युग आएगा, तो वो आ भी गया। हर बच्चे के हाथ में मोबाइल फोन भी है। तो सब एक्सपेक्ट करते हैं कि अब नवाचार ऐसे हों जिससे कि पूरी तरह ट्रांसपेरेंसी सब तरह से हो, एग्जाम में भी, पेपर सेटिंग में भी और एप्लीकेशन देने में भी, जो बताया गया प्रेजेंटेशन में, परिणाम आने में भी, सब तरह से ट्रांसपेरेंसी कैसे हो। अब संभव भी है, आईटी के बाद में संभव है कि समय का बचाव और हम लोग कॉन्फिडेंस पैदा कर सकते हैं प्रदेशवासियों में भी, आम नागरिकों के अंदर भी, और जो एग्जाम देते हैं बच्चे उनको भी अंदर भी। और उसके लिए आपने काफी अच्छे इवन टोटलिंग तक की बात आपने बताई कि किस प्रकार से डीपीसी का मॉडल और ग्रीन शीट पोर्टल, सिलेबस की स्केलिंग की जो झंझट थी वो समाप्त होगी। तो मैं समझता हूँ कि सभी तरह से, क्योंकि इससे डिस्प्यूट कई बार कोर्ट में चले जाते हैं, उसके कारण से लंबा खींच जाता है। नौकरियों का सिलसिला इतना लंबा खींचता है कि लोगों में निराशा भाव पैदा होते हैं। फिर सरकार कभी अपील करती है, कभी कुछ लोग चले जाते हैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक, तो कितना लंबा अरसा लगता है अनावश्यक रूप से। तो जो एक प्रकार से भर्ती जब प्रारंभ होती है या घोषणा होती है तो लोगों की खुशी की लहर होती है, पर ये जो अटकाव आते हैं कई बार, तो मैं समझता हूँ कि साल 2 साल 4 साल लग जाते हैं। आरपीएससी भी कई बार 2018 का निकाल रहे हैं या 2000 उसके पहले के निकाल रहे हैं। मतलब एक प्रकार से माहौल समाप्त होना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैनुअल का आपने जो ये 20 साल पहले बनी थी और वापिस आपने जो अपडेट किया है, इस बात की मुझे विशेष खुशी है कि मैनुअल के आधार पर फिर यूपी आरपीएससी का काम मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छी तरीके से संपन्न हो सकेगा। आरपीएससी हो या जो सबऑर्डिनेट सर्विसेज का बोर्ड बना है, क्योंकि संख्या बढ़ती जा रही है भर्तियों की और समय बहुत लगता है आईटी के उपयोग के बावजूद भी, इसलिए ये जो बोर्ड बना है उसके बावजूद भी मैं समझता हूँ कि कई बार कई कारण से वक्त लग जाता है और सरकारी भर्ती काफी निकाल रही है। क्योंकि मुझे कहते खुशी है कि अभी वर्तमान सरकार आने के बाद में
करीब 97,151 तो नियुक्ति दे दी गई है, जिसमें आरपीएससी और सबऑर्डिनेट सर्विसेज बोर्ड का दोनों की परीक्षा परिणाम भी 34,580 घोषित किए गए। साक्षात्कार 41 हो गए हैं। परीक्षा आयोजित परिणाम होना शेष है। आयोजित होगी परीक्षा 14,716 और विज्ञापन भी प्रकाशित हुए 13,336। विज्ञापन जारी किया जाना अभी शेष 30,894 का और न्यायालय में विवाद बहुत कम हो गए 1361। पहले बहुत ज्यादा थे और सरकार ने भी कई पहली बार एसएलपी या जो अपील की हुई थी उनको वापस विड्रॉ भी किया। पहली बार मेरे ख्याल से ऐसा हुआ है। तो करीब 1,92,000 गुणे 80 नौकरियां ये दी जा रही है अभी तक की जो आंकड़े हैं। ये बात मैंने इसलिए बताई कि इन सब बातों के बावजूद भी जो परीक्षा सेटिंग में भी और जो ये पेपर लीक होना, ये बड़ी चुनौती बन गई देश के सामने। कल यूपी का जो हुआ है तो यूपी के सीएम ने क्या बोला आप देख सकते हो कि भाई किस रूप में उनको कहना पड़ा। तो ये जो स्थिति राजस्थान में भी हर परीक्षा पे क्वेश्चन मार्क उठने लग गया, चाहे वो सही भी हो तब भी थोड़ा बहुत भी अगर मान लो कमी रह गई है तो एक अवसर मिल जाता बोलने का, कमेंट करने का। मीडिया के अंदर फिर ट्रायल शुरू रहती। तो कैसे हम और परफेक्शन ला सके इसकी तरफ मैं समझता हूँ विशेष ध्यान देने का सकता है। परफेक्शन ऐसा हो जिससे कि ये नौबत ही नहीं आए किसी को क्वेश्चन मार्क पैदा करने की कि ये डाउट क्रिएट होना ही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बच्चों की जिंदगी का सवाल होता है। उनको लगता है कि पता नहीं मेरे साथ अन्याय हो रहा है और लीक हुआ होगा, कितने लोगों ने क्या होगा, मेरा अब क्या होगा। तो ये जो क्वेश्चंस पैदा होते हैं मैं समझता हूँ ये नौबत नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही गोपनीय काम होता है। क्वालिटी मेंटेन करनी पड़ती है पेपर सेटिंग के अंदर भी। तो तमाम तरह से मैं देखता हूँ कि जो स्थिति है जितना आप ज्यादा बारीकी से जाएंगे आरपीएससी चेयरमैन और मेंबर से मिल करके प्रशासनिक दृष्टिकोण से सब काम करेंगे, उतना ही ज्यादा परिणाम अच्छे देने में और पब्लिक का विश्वास गेन करने में आप लोग कामयाब होंगे। सवाल अभी आरपीएससी की क्रेडिबिलिटी का भी साथ साथ सरकारी क्रेडिबिलिटी आ गई है। लोगों में लगता है ये क्या हो रहा है, बार बार पेपर लीक हो रहे हैं, चाहे वो सबऑर्डिनेट सर्विसेज के बोर्ड के हों चाहे कोई हो, पर लोगों में एक धारणा है कि सिलेक्शन क्या होता है, ये स्थिति क्यों पैदा हो रही है। और आपने जो कुछ समस्या बताई है उसकी तरफ हम ध्यान देंगे। सीएस ने खुद ने इस बात को माना भी है कि जो स्टाफ की कमी है या जो भी कमी आपने बताई है और जो फाइनेंस में भेज रखा है हम उनको प्रायोरिटी देखेंगे कैसे इसको लागू करवा सकें, क्योंकि ये भी अपना में बहुत जरूरी है कि इतना वर्कलोड हो जाता है तो फिर क्वालिटी में फर्क पड़ता है। कितनी कोशिश कर लें तो फर्क पड़ता है। और क्वालिटी होना आरपीएससी की जो स्थापना आप समझ सकते हो कि आज़ादी मिलते ही हो गई। पंडित नेहरू ने जो सोच रखी थी उस वक्त में IIT, IIM और एम्स और जो ये संस्था बड़ी बड़ी साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन बने हैं, ये सब उनकी सोच थी जो दूरदृष्टि के रूप में वो लाए थे सामने। और उसी का परिणाम है आज वो संस्थाएं वैज्ञानिक बाद में इसरो भी बन गया और सब कुछ आज देश में सब क्षेत्रों में हम लोग काफी आगे बढ़े हैं। और बाकी तो जो आपके इंटरव्यू के बारे में आपने कहा, आप नवाचार करते रहे भी कैसे हम लोग ये प्रोसेस करें जिससे कि सिलेक्शन सही हो। अब यूपीएससी की बात जो बार बार मैं भी कहता रहता हूँ, आप लोग भी बात करते हो, कैलेंडर को लेके भी है, ये बहुत जरूरी है कि वो भी एक विश्वास पैदा करेगी। क्योंकि अभी क्या है कि डीओपी की ड्यूटी भी है कि आप भाग रखें। मिस्टर कुमावत थे तब भी प्रयास हुए थे, बाद में वो बात खत्म हो गई। फिर आज मैं कहना चाहूंगा एक मुबारक मौका है कि आप समय पर भेजें कितनी रिक्वायरमेंट आपको है। जितना आप समय में भेजेंगे तो आरपीएससी को कहना मौका नहीं मिलेगा कि हम क्या कर सकते हैं जब सरकार की तरफ से रिक्वेस्ट आई नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा इश्यू है और इसको भी हमें इसको हल करना चाहिए।
और जितना ज्यादा इंटरव्यू के बारे में भी आप लोग सोच लें कि किस हद तक इंटरव्यू रखे हैं, क्योंकि ये कई बार डिबेट का विषय बन जाता है कि कई जगह तो इंटरव्यू रखे कि नहीं रखे, आवश्यक है क्या, वो तक की चर्चा होती है। ये तो आप ज्यादा जानते हो अपने अनुभव से कि कितना ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं होगा प्रोसेस में, सिलेक्शन में, उतना ज्यादा लोगों में विश्वास जमता है। तो वो तो क्योंकि कई हो सकता है कि नौकरी के अंदर तो इंटरव्यू करना जरूरी भी हो। ये तमाम देखने की बात है किस प्रकार से आप कर सकते हैं। पर ये कैलेंडर एक ऐसा हो जाए जिससे कि लोगों में लगे हाँ मतलब अब कैलेंडर बन गया, अब समय पर नौकरी मिलेगी और लगेगी और प्रोसेस ही पूरा होगा। बाकी जो है पेंशन के बारे में आपका सवाल उठता रहता है, आप भी नहीं बल्कि ह्यूमन राइट कमीशन वाले भी और आपके सूचना आयुक्त वाले भी सब लोग बड़ा होते हैं। तो मैंने कह रखा है कि आप जरा CS ऑफिस को देखें कि जो रिटायर्ड आते हैं लोग या गवर्नमेंट सर्विस में आते हैं उनको तो पेंशन मिल जाती है, पर जो पब्लिक के लोग आते हैं वो पेंशन मिलती नहीं है। और शायद RPSC में मेंबर बनने के बाद में शायद वो कहीं काम भी नहीं कर सकते। तो जरूरी है कि उसके लिए हम फैसला करें जिससे कि मतलब ये जो ये मांग है वो मांग जायज भी है। और ये बात लागू होती है सूचना आयुक्त के लिए भी, वहाँ भी जो सर्विस में नहीं होते वो आदमी देखता भी क्या होगा। तो ये मैं आपको कह सकता हूँ कि इसमें हम ध्यान देंगे। और बाकी तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छे ढंग से आपने प्रेजेंटेशन दिया है और जो लोग आज इससे जुड़े हैं उन सबको मैं विश्वास दिलाऊंगा कि हमारा पूरी तरह रहेगा ध्यान किस प्रकार से हम लोग, क्योंकि ये सर्विसेज जो स्टेट सर्विसेज होती है इम्पोर्ट RS से RPS RFS या PWD की, मेडिकल हेल्थ की, एजुकेशन की, ये सब PhD, ये सभी सेवाएं जितना अच्छा सिलेक्शन होगा मैं समझता हूँ उसके बहुत कुछ उस पर निर्भर करता है। तो यही सोच के मैं समझता हूँ कि टाइम बाउंड समय निर्दिष्ट करके आप लोग बनाएंगे। एक बात जो आई है इंटरव्यू के लिए प्रमोशन के लिए आती है DPC के लिए ये कोई अहम और प्रतिशत सवाल नहीं है कि अधिकारी वहां जाए या मेंबर यहाँ आए, ये कोई प्रतिशत सवाल नहीं है। सारे जो क्या कहते हैं बस्ते ले जाना पड़ता है वहां पर। तो ऐसा हो सकता है कि सचिवालय में RPSC का एक विंग बन जाए। ये एक मतलब RPSC का अपना सम्मान तो रहना ही चाहिए। तो सचिवालय में एक रूम ऐसे बन जाए, रिजर्व हो जाए, वो सब RPSC के लिए ही हों। तो इसका मतलब RPSC की एक एक्सटेंशन हो गया सचिवालय के अंदर। वहां बैठ करके आप जो है मेंबर भी आए और अधिकारी वही पहुंच जाए, आपको सुविधा हो उनको सुविधा हो जाए। और ये समझता हूँ कि ज्यादा बेटर रहेगा। तो इसमें आप लोग इसको निर्णय करें कि सचिवालय में आपका ई विंग बन गया, तो मैं समझता हूँ और ज्यादा आपको सरकार के साथ में आपका लिंक जो है और मजबूत होगा RPSC का। और काम तो पड़ते रहते हैं आपस के अंदर। तो ये कम्युनिकेशन जो गैप रहता है DOP में या आपके बोर्ड के अधिकारियों में भी, और कितनी कोशिश कर लो तो थोड़ा बहुत तो सकता है आप मेरे कुछ स्टाफ के लोग यहाँ परमानेंट बैठ जाए, RPSC के एक आदमी 2 ऑफिसर यही बैठ जाए, या हम पोस्ट क्रिएट कर देंगे आपके लिए। उससे क्या होगा कि एक प्रकार से वही बैठ के सिलेक्शन वो प्रमोशन के लिए आप बता रहे हैं। ये काफी दिनों से मामला पेंडिंग था, मैं समझता हूँ इसको भी आप हल कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपको सबको। हमारे चेयरमैन साहब को विदाई दे रहे हो आप लोग, ये विदाई समारोह भी इनका है साथ में। तो जितने लोग बैठे हुए हैं आप सबकी तरफ से मैं चेयरमैन साहब को बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। इन्होंने अच्छा काम किया और अब इनकी विदाई समारोह भी होने वाला है, तो आप सबकी तरफ से मैं दे रहा हूँ, अपनों की तरफ से भी धन्यवाद आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। अब मैं बोर्ड के चेयरमैन, कमीशन के चेयरमैन
डॉक्टर भूपेंद्र सिंह जी से रिक्वेस्ट करूंगा वो वोट ऑफ थैंक्स